नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक झा आप सभी का एंट्री ऐप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले सेशन में क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसी को हम आज के सेशन में आगे लेके बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय कितने राज्य थे जो कि राजा के शासन के अंदर आते थे, मतलब कितने किंगशिप स्टेट्स थे जब भारत जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ। ऑप्शंस हैं 347, 490, 565 या फिर 418। तो दोस्तों, भारत को आज़ादी कब मिली? भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। तो जब भारत को आज़ादी मिली थी तब लगभग 565 जो थे उसको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, जो कि राजा के शासन में थे। तो प्रिंसली स्टेट जो थे वो 565 थे, तो इसीलिए जवाब क्या होगा? 565 किंगशिप स्टेट्स थे जब भारत आज़ाद हुआ था। अब जब भारत आज़ाद हुआ था तो 565 प्रिंसली स्टेट थे। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये दो तरह के प्रिंसली स्टेट्स होते थे। पहला क्या था? पहला था प्रिंसली स्टेट, और दूसरा क्या था? दूसरा जो था वो था हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स, दो पार्ट्स में जो है हमारे स्टेट्स थे। अब जब डिक्लेरेशन कर दिया गया इंडिपेंडेंस का, तो 565 में से जो 562 स्टेट्स थे, इन्होंने क्या कहा कि हम इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि जो माउंट बैटन प्लान था, जो कि आज़ादी के टाइम में आया, जिन्होंने बोला पार्टीशन किया जाएगा और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो सब फ्री है कि वो या तो इंडिया को चुने या फिर पाकिस्तान को चुने। तो उसमें से 562 प्रिंसली स्टेट जो थे, उन्होंने क्या बोला कि हम इंडिया को चुनेंगे, एक्सेप्ट तीन स्टेट्स थे जिन्होंने इंडिया को नहीं चुना। वो कौन कौन से थे? वो थे हैदराबाद, भोपाल और कश्मीर। एक और था जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़। तो ये कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि क्या बोल रहे थे कि हम भारत को नहीं चुनेंगे। पर बाद में उस टाइम जो हमारे होम मिनिस्टर थे 1947 में, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उस टाइम हमारे होम मिनिस्टर थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी कि आप जाओ और उन सभी स्टेट से बात करो। तो हैदराबाद में उस टाइम निज़ाम होते थे, जिनको कि बाद में उन्होंने समझाया और हैदराबाद जो है वो इंडिया का भाग बना। उसी प्रकार भोपाल और जूनागढ़ भी इंडिया में शामिल हो गए। पर कश्मीर जो था उसने क्या बोला कि हम आज़ाद रहेंगे। ठीक है, जब ये कश्मीर ने बोला कि हम आज़ाद रहेंगे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने कश्मीर में अटैक कर दिया। तब प्रिंसली स्टेट था, तब भी कश्मीर में क्या था? राजा का शासन। जब उन्होंने पाकिस्तानियों ने अटैक किया, तब वो आए कश्मीर के राजा इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास। उन्होंने बोला कि उन्होंने अटैक कर दिया है, हम कैसे छूटेंगे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के साथ डील किया और उन्होंने बोला कि आप पहले भारत का हिस्सा बनो, फिर हम उनसे अटैक करेंगे। तो इसके ऐसी तरह जो है कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया। और लास्ट में जो 565 प्रिंसली स्टेट थे वो भारत के विभिन्न अंग बन गए। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, जो हमारा मुद्रक्षक नाटक है, इनमें से किस राजा की कहानी पर वर्णित है? मतलब जो स्टोरी है, जो कि मुद्र रक्षका ड्रामा है, ये किस पर है? ऑप्शन है जयचंद, चंद्रगुप्त II, चंद्रपद या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, ये जो हमारा मुद्रक्षा ड्रामा है, ये बहुत ही फेमस संस्कृत प्ले है। याद रखिएगा, ये जो है ये प्ले संस्कृत में लिखी है। किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी हमारे विशाखा दत्ता के द्वारा। तो विशाखा दत्ता ने इस संस्कृत प्ले को लिखा था। और ये जो प्ले है ना, ये बहुत ही फेमस मौर्यन किंग थे, जिनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो पहले शासक थे मौर्य डायनेस्टी के। इन्होंने नंद डायनेस्टी के आखिरी रूलर धनानंद को पराजय दिया था चाणक्य के मदद से। उसके बाद इन्होंने मगध पर शासन करना स्टार्ट किया। तब इन्होंने अपना मौर्यन एम्पायर बिठाया
और ये जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसके पहले शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य बने। अब ये जो कहानी है मुद्रा रक्षा, ये कब लिखी गई थी? ये 4th सेंचुरी से के और 8th सेंचुरी के बीच में लिखी गई थी। और ये जो विशाखादत्ता है ये एक इंडियन संस्कृत पोएट थे, ठीक है, ये भारतीय थे और संस्कृत में पोएम्स लिखते थे और साथ ही साथ जो प्लेज है संस्कृत में वो लिखा करते थे। तो ये जो मुद्रा रक्षिका है, इसके अलावा जो देवी चंद्रगुप्तम है, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, एक तो ये हो गया हमारा मुद्रा रक्षिका और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। ये 2 प्लेज है जो कि इनके बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये बहुत ही बार जो है अलग अलग एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वीन ऑफ अहमदनगर फाउट अगेंस्ट बादशाह अकबर? इनमें से किस रानी ने बादशाह अकबर के खिलाफ लड़ाई लगी और वो कहाँ से थी? अहमदनगर से। ऑप्शन है रानी दुर्गावती, जीनत महल, चांद बीबी या फिर रजिया सुल्तान। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा चांद बीबी। अब चांद बीबी जो है ये इंडियन वॉरियर थी जिन्होंने बादशाह अकबर कौन? ये अकबर जो थे वो मुगल सल्तनत के थे, हुमायूं के पुत्र थे और मुगल शासक के जो तीसरे राजा थे वो थे अकबर। तो चांद बीबी ने अकबर के खिलाफ ये बैटल लड़ा और ये बहुत ही फेमस थी अहमदनगर की। तो ये अहमदनगर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जो अहमदनगर है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये जो बैटल लड़ी गई थी अकबर के साथ, ये 1595 में लड़ी गई थी अकबर के साथ, जो कि चांद बीबी की आर्मी थी और अकबर की आर्मी के बीच में ये लड़ी गई। अब चांद बीबी थी, अब इनकी शादी किससे हुई थी? तो जो शादी थी इनकी अली आदिल शाह वन से हुई थी, जो कि कहाँ के? जो कि हमारे बीजापुर सुल्तनत के राजा थे, ठीक है। तो इनसे इनकी शादी हुई थी 1595 में, इन्होंने अकबर के साथ लड़ाई की थी और अकबर जो है वो मुगल शासक थे और जो चांद बीबी है वो अहमदनगर से बिलोंग करती है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस? ऑप्शन है हमारे पास महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबाई भावे या फिर राजा राम मोहन रॉय। अब दोस्तों राजा राम मोहन रॉय जो है ये हम इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेनेसेंस के नाम से भी जानते हैं, मतलब जो आधुनिक भारतीय है उसके पूर्ण जागरण के पिता के रूप में जाते हैं। अब इनको जो है इनको राजा की उपाधि भी दी गई थी। ये जो राजा की उपाधि है ये इनको मिली थी, किसके द्वारा मिली थी? ये उस टाइम अकबर II नाम के शासक थे जिन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी। उसके बाद इनका नाम जो है राजा राम मोहन रॉय बन गया। अब ये फाउंडर थे किसके? ये भी सवाल पूछा जाता है। तो ये जो फाउंडर थे ये ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज जो है वो उसके फाउंडर भी थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जो सती प्रथा थी भारत से एबॉलिश करने में। और ये कब हुआ था? ये 1929 में हुआ था। इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं माथापच्ची खून पसीना एक कर दिया, बहुत सारे आंदोलन किए कि जो सती प्रथा है वो गलत है और फाइनली जब ये सती प्रथा एलिमिनेट हुई तो जो ये राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने ब्रह्म समाज फॉर्म किया, इनको राजा की उपाधि अकबर II के द्वारा मिली, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। अब इनका एक और बिलीफ क्या करता था कि जो मिक्स एजुकेशन होता है वेस्ट और ईस्ट में, ठीक है, इन्होंने कुछ पॉपुलर जर्नल्स भी लिखे थे, ठीक है, और वो जर्नल्स कौन से थे? जैसे कि संबद कुमुदी, ठीक है। और इन्होंने जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था भारत में कि जो सोसाइटीज़ है उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए कोई ओबीसी है, कोई एससी है जो कि लोअर कास्ट है, कोई हायर कास्ट है, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो इन्होंने इसके खिलाफ भी बैटल्स जो है वो लड़े थे। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम कि ये बहुत ही ज़्यादा सोशल
आदमी है। अब 2004 की बात करते हैं तो ये जो राजा राम मोहन रॉय है इनको 10th रैंक, ठीक है 2004। अब इनकी मृत्यु तो हो चुकी है पर फिर भी 2004 में बीबीसी जो है वो एक रैंकिंग करती है तो इसमें इनको 10th रैंक मिला था, जिसमें कि ये ग्रेटेस्ट बंगाली ऑफ ऑल टाइम्स का जो रैंक था उसमें राजा राम मोहन रॉय ये बंगाल से बिलोंग करते थे तो इनको 10th रैंक का अवार्ड मिला था। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एट विच प्लेस मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी के शासक थे उन्होंने दिल्ली से हटा के अपनी राजधानी को कहाँ पर चुनी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये तुगलक डायनेस्टी के शासक थे। इन्होंने 1325 से 1391 तक भारत पर शासन किया। ये जो पुत्र थे हमारे घिसाई उद्दीन तुगलक के, ठीक है घिसाई उद्दीन तुगलक के ये पुत्र थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है भारत की राजधानी को दिल्ली से हटा के दौलत बाग में शिफ्ट कर दिया। अब ये क्यों किया, क्योंकि जो सेंट्रल पोजीशन था और जो सल्तनत था वो साउथ में कैसे फैला सकते हैं, तो ये जो कदम था इन्होंने 1327 में लिया। मतलब 1325 में तो शासन ही मिला और 2 साल के बाद ही इन्होंने ये अटेम्प्ट कर दिया कि इसको हम हटा देते हैं। अब ये जब हटा दिया गया तो तुगलक ने एक ऑर्डर पास किया कि जो ये कैपिटल है इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। ये बहुत ही डिजास्ट्रस, मतलब ये क्या हुआ, ये जो डिसीजन है ये इनके फेवर में जाने के बजाय क्या हुआ, विपरीत चला गया और ये एक डिजास्टर प्रलय के रूप में उसके लिए हुआ। तो क्या हुआ, इब्न बतूता था जो कि एक बहुत ही बड़ा ट्रैवलर था और राइटर भी, वो गेस्ट बन के आया इस पे और उन्होंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी थी और वो किताब का नाम क्या था, वो किताब का नाम था सुज़ेरियानिटी के नाम का किताब था, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपना राजधानी शिफ्ट किया दौलताबाद ताकि वो सेंट्रल पोजीशन में आ जाए और जो साउथ के स्टेट्स है उनको भी वो कैप्चर कर सके, ये बहुत ही एक गलत कदम उठा लिया गया था जो कि इसके विपरीत उठा। इसकी वजह से क्या हुआ, जो तुगलक डायनेस्टी है उस पर अटैक करना आसान हो गया और जो शासन है वो आराम से कोई भी ले सकता था। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज हिताकी डायनेस्टी डेवलपमेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन से देश में हितकी वंश का जो है विकास हुआ था, श्रीलंका, चाइना, नेपाल या फिर अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये जो होताकी डायनेस्टी या फिर हिताकी डायनेस्टी है ना, ये अफगानिस्तान की डायनेस्टी है, ठीक है, जो कि 1709 में की गई थी। किसके द्वारा, ये जो है मीरवाइज होतक, ठीक है, होतक के द्वारा की गई थी। तो ये हेतकी डायनेस्टी को बहुत जगह होतकी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है ये की गई और इन्होंने कब की डिफीट, जब इन्होंने जो पर्शियन रूलर थे जिसका नाम था सफाविद, ठीक है, जो सफाविद लीडर्स थे उनको हराया, उसके बाद ही होतकी डायनेस्टी जो है वो बनाई गई। अब ये इस्टेब्लिश की गई थी लॉय खंडार रीजन में, जो कांधार रीजन है अफगानिस्तान में, ये वहाँ पर स्थापित की गई। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये जो साउथ का अफगानिस्तान है ना, जो सदर्न पार्ट है अफगानिस्तान का, वहाँ पे था। और ये कब तक रहा, 1719 में तो स्टैब्लिश हुई थी और 1738 तक जो है ये डायनेस्टी रही थी अस्तित्व में। अब ये होतक डायनेस्टी है ये रूल किया था और ये क्या था, एक जो अफगानिस्तान का, ईरान का, वेस्टर्न पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये सब जो एरिया था, मतलब जो कि हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल ईस्टर्न एशिया था, ठीक है, साउथ ईस्टर्न एशिया, उसके ऊपर जो है इन्होंने शासन किया था और उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा पीक पे थे। मतलब जैसे कि मुगल जो था अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा ऊपर थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, उसी प्रकार ये होतकी का भी था। इसके बाद जो लास्ट रूलर है उनका नाम था हुसैन होतक, ठीक है, ये थे
और ये 1738 तक रूलर रहे, जब तक कि अगला शासन नहीं आया था, अगली डायनेस्टी नहीं आई थी और उन्होंने इनको नहीं हरा दिया था। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज रानी लक्ष्मीबाई डाइड ड्यूरिंग फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बहुत ही फेमस है, सब उनको झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। 1857 में जो सिपॉय म्यूटनी या फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो बहुत ही फेमस है वो हुआ था, उसमें भी रानी लक्ष्मीबाई का बहुत ही बड़ा योगदान था। अब ये प्रश्न जो है ये कब मरी थी, तो दोस्तों 18 जून 1858, ठीक है, 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी, ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग फिगर थी। 1857 में एक रिवॉल्ट जो हुआ था, इसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने शासन छीन के जो ब्रिटिश क्राउन है उसको दे दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो जो 1857 के रिवॉल्ट में थे उन सभी को या तो आप पकड़ के जेल में डाल दो, जैसा कि बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल में डाल दिया गया था, या फिर आप बाकियों को मार दो जो नहीं पकड़ में आते हैं। तो उसी प्रकार जो रानी लक्ष्मीबाई है, जिनको झांसी की रानी जानते हैं, वो पकड़ में नहीं आई, तो क्या हुआ, उनको मारना पड़ा। तो वो कहाँ पे मारी गई, वो ग्वालियर में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो गई। अब रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो 19 नवंबर 1828 को हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, तो ये बनारस में हुई थी। और बनारस में जो इनका जन्म हुआ था, तो किसमें, जो इनके पेरेंट्स थे वो महाराष्ट्र के थे, जन्म इनका बनारस में हुआ, मृत्यु इनकी ग्वालियर में हुई। और ये कहाँ की थी, झांसी के जो राजा थे उनकी ये पत्नी थी, ठीक है। अब जो इनके पेरेंट्स थे उनका नाम था मोरापंत तांबे और भागीरथ बाई। उनका जो चाइल्डहुड नेम है ये भी कभी पूछा जा सकता है। तो जो झांसी की रानी है उनका चाइल्डहुड नेम है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम से एक मूवी भी आई थी कंगना रनौत की, जिसमें कि झांसी की रानी के लाइफ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो जो बोल सकते हो स्टोरी, वो बेस है। अब 1842 में जो मणिकर्णिका है, जो कि रानी झांसी की रानी है, इनकी जो है शादी वो महाराज ऑफ झांसी जो कि थे राजा गंगाधर, ठीक है, राजा गंगाधर राव से हो गई थी। उसके बाद इनका नाम जो है वो लक्ष्मीबाई पड़ गया। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज मॉन्क हैज ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। इनमें से कौन से चाइनीज मॉन्क ने भारत में ट्रेवल किया था गुप्ता पीरियड के द्वारा। ऑप्शन है हाइगिन सैंग, फाहिंग, आईचिंग या लीजिका। तो दोस्तों फाहिंग, ठीक है, फाहिंग जो है ये आए थे भारत जब गुप्ता पीरियड चल रहा था। और ये कौन से गुप्ता के बीच में आए थे, जब चंद्र गुप्त टू रूलर थे इंडिया के, तब जो है ये फाहिंग इंडिया आए थे। और ये इन्होंने इंडिया क्यों विजिट किया था, जो भी बुद्धिस्ट प्लेस है उन सभी जगहों पे इन्होंने विजिट किया, ताकि ये इंफॉर्मेशन ले सके कि कैसा बुद्धिज्म हो सकता है, और जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थे भारत के उस टाइम पे उनके बारे में भी ये जान सके, इसीलिए फाहिंग आए थे। अब ये कब आए थे भारत, ये एक मुख्य प्रश्न बन सकता है। तो 400 एडी में फाहिंग जो है वो भारत आए थे और 411 एडी तक ये भारत में रहे थे। इसके बीच में इन्होंने कहाँ कहाँ, इस बीच में इन्होंने पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, कन्नौज, ठीक है, उसके बाद सरावस्ती, कपिलवस्तु, सारानाथ और काफ़ी और जगह है जो है वो उन्होंने ली। और ऐसे करते करते जो है ये श्रीलंका को चले गए। और फाहिंग ने क्या बोला था, इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो बोध गया है जो कि बिहार में है, कपिलावस्तु, सारावस्ती, कुशीनगर, ये सब जो है ये बिहार में है। ये सभी रिलीजियस प्लेसेस है जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करती है, ठीक है। अब ये सारी सिटीज जो है वो वैसी नहीं रही, मतलब जैसी कि पहले थी अब वो वैसी नहीं रही। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि व लेखक थे, ठीक है।
विद्यापति जो है बहुत ही फेमस पोएट और ऑथर थे। इन्होंने काफ़ी सारी कविताएं लिखी है, काफ़ी सारी पोएम्स लिखी है। तो ऑप्शन है भोजपुरी, डोगरी, मैथिली या फिर मराठी। तो दोस्तों विद्यापति जो है ये एक कोर्ट पोएट थे और ऑथर थे मैथिली लैंग्वेज की। मैथिली लैंग्वेज जो है ये हमारे जो भाषा है हमारे संविधान के पार्ट 8 में, इसमें ये लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो जोड़ी गई थी और 22 लैंग्वेजेस में से मैथिली भी एक लैंग्वेज है। अब ये जो विद्यापति है ये पहले राइटर थे जिन्होंने कि मैथिली को एक लिटरेरी लैंग्वेज बनाया। अब विद्यापति जो थे वो कोर्ट स्कॉलर थे किसके अंदर? कृति सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा नाम। जो कीर्ति सिन्हा है जो कि सन किसके थे? देव सिन्हा। ठीक है, तो उनके अंदर ये कोर्ट स्कॉलर थे और इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स ऑथर की है, जैसे कि हो गया भूपारी कमा बुक। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी सारे पोएट्रीज भी इन्होंने लिखी है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एग्जाइल भी इनको झेलना पड़ा, मतलब होता है ना कि वनवास हो गया, तो इनको वनवास में मिला था। तो उस टाइम ये नेपाल चले गए थे और चूंकि उस टाइम में मुस्लिम इन्वेजन हुआ था तो उनके जो किंगडम थी, तो उसी टाइम उन्होंने एक और किताब लिखी थी जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई, जिसका नाम क्या था? लिखानावली। ठीक है, लिखानावली था जो कि बहुत ही फेमस था। और बात करें मैथिली की, तो मैथिली जो है वो बिहार, जिसको बिहार में जो पूर्वांचल है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो समस्तीपुर, उसके बाद मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय और उसके बाद फिर नेपाल का कुछ हिस्सा जो है, वो जो पूरा एरिया है वहाँ पर ही मैथिली जो है ये ज़्यादा प्रचलन में रहती है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड ऑन 30th May 1826. दिस डे इज ऑब्जर्व एज हिंदी पत्रिका डे। व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर? जो पहला हिंदी अखबार है वो 23 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। इस दिन को हिंदी पत्राचार दिवस के नाम से भी हम डालते हैं, पत्रार। ठीक है, तो उसमें कौन सा अखबार जो है वो पब्लिश हुआ था? अखबार का नाम क्या है? बंगाल गजेट, अमर उजाला, उदांत, मर्तदान या फिर समाचार सुधा वर्षन? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा उदांत मर्तदान। ठीक है, ये जो है ये पहला हिंदी न्यूज़पेपर है जो कि 30 मई 1826 को कैलकाटा से हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिर बंगाल गजेट आया था। तो उदांत मर्तांध जो है वो हुआ था। अब ये एक वीकली न्यूज़पेपर था जो कि हर थर्सडे को पब्लिश होता था। और कौन करता था इसको पब्लिश? पंडित जुगल किशोर शुक्ला। ठीक है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो थे वो करते थे। और ये जो पंडित जुगल किशोर है ना, ये बाय प्रोफेशन एक लॉयर थे। ठीक है, अब ये जो समाचार दर्पण था ये एक बंगाली जर्नलिज्म था। ठीक है, जो बंगाली जर्नल था ये 1829 में स्टार्ट किया गया था। और ये जो है हिंदी जो कि उदान मर्दान था ये 1826 में किया गया था। तो याद रखिएगा जो 1819 में स्टार्ट किया गया था बंगाली लैंग्वेज में, तो उसका नाम था समाचार दर्पण। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं था जब तक कि हमारा उदांत मर्तांत आया था। तो 30 मई को ये आया, उसके बाद उस डे को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के नाम से हम जानते हैं और हर साल हम मनाते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में इतने ही प्रश्न थे। अगले सेशन में मैं और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो लेके आऊँगा और साथ ही साथ मैं उनका डिटेल एनालिसिस जो है वो भी करवाऊँगा। अब आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं इसमें एक क्वेश्चन से हमारे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए। ठीक है, जैसा कि यही क्वेश्चन है तो इसमें मैंने आपको बताया कि पहला हिंदी पेपर कौन सा है? उदांत मर्दांत। दूसरा क्या है? पहला इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा है? तो 1819 में जो आया था समाचार दर्पण वो है। अब बंगाली स्क्रिप्ट में था वो, प्योर देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं था, इसीलिए उसको फर्स्ट नहीं रखा गया है। और 30 मई को जो आया था वो पहला हिंदी न्यूज़पेपर था। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा।
पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर दूंगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस ऐसे वीडियोस जो है और देख सके। ठीक है, इसी के साथ मैं क्लास सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।